A very good morning, student. Welcome to our daily session of current affair analysis, जिसमें हम important current affairs from the Hindu newspaper cover करते हैं. So moving on to the front page. तो today is a very interesting news related to the Gaza conflict. तो क्या है? Netanyahu rejects Trump's Gaza proposal. तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, अब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. तो बेसिकली क्या हुआ है, एज वी ऑल नो कि इन 2025 के सितंबर में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पीस प्लान ऑफर किया गया था, एक पीस प्लान फॉर द इश्यू ऑफ इजराइल और हमास के इश्यू को सॉल्व करने के लिए, क्या है, इन दोनों में दोस्ती करवाने के लिए सारा जो है पीस प्रोसेस सजेस्ट किया गया था ट्रम्प के द्वारा, जिसमें क्या डिसाइड हुआ था दैट जो हमास है, हमास विल गिव अप द वेपन्स और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, वहां पे पैलेस्टीन वाले रीजन में देयर वुड बी अ पैलेस्टीन गवर्नमेंट, right, and they would surrender in front their weapon in front of this Palestine backed government, right. तो अभी इसी पीस प्रोसेस के ऊपर बात चल रही थी एंड क्या है, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनली ही इज पुशिंग बैक फ्रॉम द आइडिया ऑफ हैविंग एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल, बिकॉज एक तो वहां पे इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो लोकल पॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा. तो ही इज सेइंग कि दो यूएसए इज अ फ्रेंड एंड वी आर ऑन गुड टर्म्स, बट अभी इस जो गाजा का प्रपोजल पीस प्लान जो ट्रम्प ने ऑफर किया है, इसमें वी आर ओके विद सम पॉइंट्स एंड वी आर नॉट ओके विद सम पॉइंट्स. तो वी आर मतलब इसको फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, बेसिकली दे आर सेइंग कि वी विल ओनली एग्री टू द पीस प्लान व्हेन हमास कंप्लीटली गिव अप इट्स वेपन्स. उसके बाद में ही कोई बात स्टार्ट होगी. ये नहीं है कि पहले वील हैव टॉक्स एंड देन हमास विल गिव अप द वेपन्स. सो इस चीज को लेके क्या है, और कुछ और पॉइंट्स को लेके क्या है, देयर आर सम इश्यूज एंड जिसकी वजह से क्या है, Israel is backing out from this peace plan. तो basically उसी से related ये news है. It is saying that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu rejected a US-led गाजा प्लान. तो अभी हमने डिस्कस किया, यूएसए ने ये ऑफर किया था. ये मीडिएट कौन करवा रहा था? यूएसए करवा रहा था, राइट. एंड इट इज सेइंग दैट प्लान में बेसिकली क्या था, हमास वुड सरेंडर द वेपन्स एंड देयर वुड बी अ पैलेस्टीनियन गवर्निंग बॉडी बनेगी उस एरिया को गवर्न करने के लिए. एंड हमास अल्टीमेटली क्या है, डीमिलिटराइजेशन और डीवेपनाइजेशन की तरफ मूव करेगा. एंड धीरे धीरे क्या है, बाद में इसराइल भी अपने जो फोर्सेस है उस एरिया से पुल आउट कर लेगा. बट अभी द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग व्हाट, प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि पहले हमास पूरे तरीके से सरेंडर करे, ओनली देन वी विल स्टार्ट द डिसआर्मामेंट का प्रोसेस और पुलिंग आउट ऑफ द मिलिट्री फ्रॉम द एरिया ओनली आफ्टर हमास इज फुली सरेंडरिंग. उससे पहले नहीं होगा, राइट. तो इन कुछ इश्यूज को लेके क्या है, इसमें अभी ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो गए हैं फ्रॉम इजराइल एंड दे आर बैकिंग आउट फ्रॉम दिस पीस प्रोसेस. सो दिस वाज न्यूज. Okay, moving on to the next news article which is related to the Jharkhand protest. तो we were seeing कि झारखंड में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठे थे एंड उन्होंने एक 11 मेंबर्स की कमेटी भी बना ली थी, राइट, डेलीगेशन भी बना ली थी, जिससे वो गवर्नमेंट के साथ बात करने वाले थे. एंड अल्टीमेटली झारखंड की गवर्नमेंट ने उनको रिस्पॉन्ड भी किया था एंड टॉक्स वर टेकिंग प्लेस. एंड मोस्ट ऑफ द डिमांड सेइंग अराउंड 98% ऑफ द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स आर मेट. तो कुछ एक दो डिमांड्स रह गई हैं. तो मेजरली उनकी जो डिमांड्स है वो जो झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने मान ली है. जैसे वहां का झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर था, वो उसकी लीक की प्रॉब्लम थी, राइट. और कुछ वहां के पब्लिक सर्विस कमीशन में बैकलॉग एग्जामिनेशन का कुछ इशू चल रहा था. तो ये सारे मुद्दों पे जो गवर्नमेंट ने है उनकी बात सुनी है और उनके साथ एग्री किया है. कुछ एक दो पॉइंट्स है जिनके ऊपर अभी भी बात चल रही है, जैसे एसएससी लेवल का कुछ एग्जाम था, उसके रिलेटेड कुछ इरेगुलरिटीज थी, उसकी बात अभी चल रही है. तो सेइंग कि 98% ऑफ जो डिमांड्स हैं वो हो गई हैं. सो इट वाज अ विन फॉर द स्टूडेंट्स. तो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं. दैट यस, वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया. तो राइट टू प्रोटेस्ट एज सच तो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है, बट इट कम्स फ्रॉम द
राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या है, वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज, प्रोटेस्ट इज ऑल्सो, डिसेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ओनली, तो वहां से वी कैन डिराइव दिस, बट एज सच राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। Moving on to the next new article, and this is related to the census, and it is saying what Ladakh set to lead कास्ट इनमोरेशन इन इंडिया। तो बेसिकली क्या है, अभी कास्ट इनमोरेशन जो हैं फॉर द सेंसस वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, और लद्दाख में दे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन फ्रॉम 17th of August। तो थोड़ा सा सेंसस के बारे में अगर चीजें रिकॉल करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सेंसस, क्या है सेंसस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें क्या है ऑल द डेटा रिलेटेड टू द ऑल डेटा, जिसमें क्या आपका डेमोग्राफिक डेटा आ जाएगा रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, रिलेटेड टू द पीपल लिविंग इन द कंट्री, उनसे रिलेटेड क्या है सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेंसस, जैसे आपकी एज, आपका जेंडर, आपका हाउस एड्रेस, आप कहाँ पे रह रहे हो, राइट, तो आपका फैमिली साइज, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू एनालाइज की पॉपुलेशन में कितने चेंजेस हो गए, कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, हाउ द कंट्रीज डेमोग्राफी इज चेंजिंग, उस चीज को असेस करने के लिए क्या है सेंसस कंडक्ट किया जाता है। और इंडिया में याद रखना है हर 10 साल बाद, आफ्टर एवरी 10 years हम सेंसस कंडक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको लेट्स डिस्कस, थोड़ा सा इसको, सो बेसिकली लेट्स डिस्कस अबाउट सेंसस। तो सेंसस अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या है लोगों का डेटा सारा जो है डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया जाता है, एंड दिस सेंसस इज कंडक्टेड अंडर, तो ये लीगली बैक्ड एक्सरसाइज है, ये इट इज कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट। तो इंडिया में सेंसस एक्ट 1948 है, उसके अंडर क्या है दिस सेंसस इज कंडक्टेड, राइट। देन ये भी याद रखना हु ओवरसीज दिस सेंसस, तो इट इज ओवरसीन बाय Office of Registrar, Office of Registrar General and Commissioner, Census Commissioner. तो दिस पर्सन ओवरसी द होल प्रोसेस के कैसे सेंसस कंडक्ट होगा, राइट, एंड दिस फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपने याद रखना है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द 16th सेंसस ऑफ इंडिया। कितने नंबर का सेंसस है, 16 सेंसस, मतलब पहले से भी हो रहे, तो कब से हो रहा है, तो अगर हिस्टोरिकली देखें पहली बार सब कब हुआ था, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इंडिया में फर्स्ट सेंसस हुआ था जो कि नॉन सिंक्रोनस था। क्या था, नॉन सिंक्रोनस, वो 1872 में हुआ था। एंड व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से नॉन सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस मतलब डेटा कलेक्ट किया गया कंट्री में अलग अलग फेजेस में, एक साथ नहीं किया गया। जब एक साथ सारी कंट्री में सेंसस कंडक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस सेंसस। नॉन सिंक्रोनस है कि कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में एक ही साथ में नहीं किया गया, तो दैट वाज फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस 1872 में। और अगर बात करें इंडिया की फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस की, जिसमें सारी कंट्री में एक साथ सेंसस हुआ, तो वो कब था, 1881 में था। एंड हु वाज द सेंसस कमिश्नर एट दैट टाइम, सेंसस कमिश्नर उस टाइम पे थे WC फ्लोडाउन। तो इनकी लीडरशिप की अंडर क्या, इनकी ओवरसी ही ओवरसॉ द होल प्रोसेस WC फ्लोडाउन। तो फर्स्ट सिंक्रोनस जो हमारा सेंसस है 1881 में हुआ, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस 1872 से हुआ। एंड आफ्टर 1881 आफ्टर एवरी 10 years इंडिया में क्या है कॉन्टिन्यूसली सेंसस होता रहा। तो ये आपने याद रखनी, कुछ डेटा इज इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक डेटा इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 1881 के बाद कंटिन्यूसली हर 10 साल बाद सेंसस हो रहा है, 1891 1991 ऐसे करके क्या कॉन्टिन्यूसली ये हर 10 साल बाद होता रहा। एक और डेटा याद रखना आपने 1931 के सेंसस के बारे में, ये इंडिया का पहला सेंसस था, फर्स्ट टाइम इंडिया में कास्ट सेंसस हुआ था। तो इसमें आपकी कास्ट से रिलेटेड डेटा भी पूछा गया था लोगों की। तो इंडिया का फर्स्ट कास्ट सेंसस कौन सा था, बिफोर इंडिपेंडेंस 1931 में हुआ था, ये भी याद रखना है, राइट। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में क्या है सेंसस एक्ट पास हुआ और हमने भी सेंसस कंडक्ट करना शुरू किया
और इस एक्ट के अंडर क्या है 1951, देन 1961, 1971, 1981, 1991, 201, विदाउट ब्रेक 2011 तक क्या है कॉन्टिन्यूसली सेंसस होते रहे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इतने सेंसस हुए अंडर दिस एक्ट। एंड अभी क्या है, कब होना था, नेक्स्ट 2021 में होना था, बट ये नहीं हुआ, राइट। तो 2011 के बाद 2021 में नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ कोविड था। तो कोविड के कारण ये नहीं हुआ। तो ये जो 2021 वाला सेंसस था अल्टीमेटली ये 2027 में अब कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये आपने सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो बेसिकली दिस इज द 16th सेंसस ऑफ इंडिया एंड इट इज 8th आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आपने याद रखना है। कौन सा मिसिंग है बीच में, 2021 पे ब्रेक लगी, अदरवाइज कॉन्टिन्यूसली हर 10 साल बाद क्या है सेंसस कंडक्ट किया जा रहा था। एंड अंडर दी सेंसस एक्ट 1948, राइट। एंड इस साल के सेंसस में जो 2020 का सेंसस है इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, कुछ स्पेशल चीजें 2027 के सेंसस के बारे में वो याद रखनी है। पहली बात तो ये फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस हो रहा है। डिजिटल सेंसस का क्या मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो सारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे क्या है रजिस्टर हो रही है, उसके थ्रू सारा डेटा आपका रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कभी भी हमने इंडिया में कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट किया, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट कास्ट सेंसस भी होगा। तो वही अभी न्यूज है ना कि लद्दाख में अभी कास्ट सेंसस स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए ये न्यूज में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट कास्ट सेंसस होगा, बट इंडिया का अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये सेकंड है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट है, राइट। ये चीज याद रखनी है। तो दीज आर सम स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू द 2027 का सेंसस। आई होप जितने भी सेंसस से रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दिस इज व्हाई दिस इज इन न्यूज दैट सेइंग दैट लद्दाख इज सेट टू लीड द कास्ट इन्यूमरेशन इन इंडिया। तो बेसिकली क्या है, नाउ लद्दाख में कास्ट सेंसस इज गोइंग टू स्टार्ट। So that is why this is in news. और दूसरी बात ये भी याद रखनी है, सेंसस 2027 के बारे में एक और पॉइंट याद रखिए, ये 2 फेजेस में हो रहा है। 2 फेजेस में हो रहा है। फर्स्ट फेज में आपके हाउस होल्ड डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है एंड सेकेंड फेज में क्या है पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। तो 2 फेजेस में ये हो रहा है, ये भी याद रखना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी याद रखना है। सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स कलर टू पुडुचेरी पुलिस। तो बेसिकली क्या है, the president's color is the highest honor given to a military unit or police force of a state। तो किसी भी पुलिस फोर्स के लिए या किसी भी मिलिट्री फोर्स के लिए क्या हाईएस्ट अवार्ड क्या हो सकता है, पुलिस कलर, ओ सॉरी प्रेसिडेंट्स कलर। इस साल का प्रेसिडेंट कलर्स किसको दिया गया है, याद रखना, दिस इज गिवन टू द पुडुचेरी पुलिस। द यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द हर घर तिरंगा यात्रा एट देयर। तो ये याद रखना थोड़ा सा, इस साल का प्रेसिडेंट कलर्स जो है किसको दिया गया, पुडुचेरी पुलिस को दिया गया है। और ये जो अवार्ड है किस लिए दिया जाता है, दिस इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज फॉर आउट परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी, उनको दिया जाता है। और ये याद रखना है 1951 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। सो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड कब से दिया जा रहा है, इट इज गिवन 1951 ऑनवर्ड्स दिया जा रहा है। अच्छा, इसको प्रेसिडेंट कलर को इट इज ऑल्सो नोन एज निशान। एंड इस साल का 2 निशान अवार्ड पुडुचेरी पुलिस को दिया गया। देन याद रखना फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे, फर्स्ट रिसिपिएंट वाज द इंडियन नेवी। तो ये मिलिट्री फोर्सेस को भी दिया जा सकता है और क्या है पैरामिलिट्री फोर्सेस को और क्या है पुलिस को भी दिया जा सकता है फॉर देयर एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए। एंड एक चीज और याद रखनी है, दूसरी बात ये पूरे यूनिट को मिलेगा, इट इज फॉर द यूनिट,
नॉट इंडिविजुअल। तो ये किसी एक पर्सन को नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे यूनिट को मिलेगा। तो जैसे पूरी के पूरी पुडुचेरी पुलिस सर्विस को मिला है, नॉट वन पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर। तो याद रखना, प्रेजेंट कलर ऑल्सो नोन एज निशान, दिस इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज एंड दिस इज नाउ गिवन टू पुडुचेरी पुलिस, याद रखना है। ओके, देन ये भी छोटी सी न्यूज याद रखनी है, बिहार सीएम अनाउंसेस पैनल फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो क्या अभी सब स्टेट्स को थोड़ा होश आ रही है कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, और एग्जामिनेशन सिस्टम का तो क्या बहुत बुरी सिचुएशन है, इतना पेपर लीक, इतना चीटिंग माफिया सब चल रहा है। तो उस पे अभी क्या है, स्टेट्स को थोड़ी लग रहा है कि इससे पहले प्रोटेस्ट हो, हम खुद से ही क्या स्टार्टिंग कर दे इस चीज की। तो नाउ बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि वो एक पैनल बिठाएंगे, एक कमेटी सेटअप करेंगे जो बताएगी कि कैसे आप क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कर सकते हो स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में आप कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हो, कैसे आप एआई यूज करके क्या ये सारे प्रोसेस को जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर सकते हो। तो ये सारी चीजों पे क्या है अभी दे आर गोइंग टू डिसाइड थ्रू अ पैनल। Okay, moving on to the next news article. ओके, इफ यू रिमेम्बर 2024 में केरला के वायनाड में बहुत ही डेडली लैंडस्लाइड्स आए थे, जिसमें काफी लोगों की डेथ हुई थी और बहुत सारे लोग इंजर हुए थे और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था। तो अभी उससे रिलेटेड क्या है, एक रिसर्च वर्क सामने आया है बाय द जनरल लैंडस्लाइड्स। तो इन्होंने इसको रिव्यू किया है एंड एक स्टडी पब्लिश करी है जिसमें दे told that the what was the reason for the Wayanad landslide जो 2024 में हुआ। तो they are saying कि it is not only rainfall, it is there are geological reasons are also involved, plus climate change is a big factor। climate change is also leading to the structural changes in the rainfall pattern, जिसकी वजह से क्या है ये जो लैंडस्लाइड्स है देखने को मिल रहे हैं। तो दिस वाज व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, दिस इज व्हाट ट्रिगरिंग द इंटेंस रेनफॉल्स। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, इंटेंस रेनफॉल्स होते रहते हैं और बहुत हैवी स्पेल्स एकदम से हो जाते हैं, बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड उसकी वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेन क्या है, वायनाड में जो है ये लैंडस्लाइड आई। तो अकेला ज्योग्राफी वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो ह्यूमन मेड कॉज भी है। तो ह्यूमन मेड कॉज कौन सा है, क्लाइमेट चेंज है। तो यू कैन सी हाउ वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर थ्रू क्लाइमेट चेंज, एंड उसका जो कॉस्ट है हम ही को पे करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। So this was already we have discussed, Ladakh preparing the ground for independent India's first census। तो याद रखना है the it is saying that Ladakh, first of all it is the youngest union territory क्योंकि अभी बना है आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या है, जम्मू दो यूटीज बनी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। एंड दिस इज व्हाट गोइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटिंग कि कास्ट सेंसस कैसे होगा फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सेकेंड फेज जब होगा उसके अंडर क्या है, आपका कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कितने फेजेस में होगा, फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 में तो आपके क्या हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह ये सब पूछा जाएगा। फेज 2 में क्या आपका डेमोग्राफिक डेटा पूछा जाएगा, पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो इसी में क्या है, पॉपुलेशन डेटा में ही क्या है आपकी जो है कास्ट सेंसस भी होगी, तो आपके कास्ट के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये इंडिया का क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कास्ट सेंसस, और ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड सेंसस। सो इट इज सेइंग दैट दिस वुड बी overseen by registrar general and census commissioner of India, and इसको कौन है, they are under the ministry of home affairs, ये आपने याद रखना है। Okay, we have done multiple times the FCRA bill, तो foreign contribution regulation act के ऊपर क्या है, they are saying opposition is saying that they are going to what strongly oppose, and even the Christian bodies are what, they are also appealing the
CM to take back, Home Minister to take back the FCRA bill. So we have done this multiple times. If anybody have any issue related to the FCRA bill, you can see the classes before this class. उसमें हमने बहुत बार क्या है over the period of time, अगस्त में ही 3-4 बार इसको डिस्कस कर लिया. So ये आपने याद रखना है. Okay, BJP MP list bill on the restriction of social media for children. तो basically क्या है, अभी मध्य प्रदेश is also planning to ban social media for children. तो अभी हुआ नहीं है, we'll see कैसे ये होता है, but now they're going to present the bill. Okay. So, moving on to the appointment of judges, Supreme Court Collegium's name Chief Justice for 4 High Courts. तो 4 High Courts के Chief Justice की appointment हुई है. तो कौन-कौन से हैं? You can make a box. Writing की Chief Justice of which High Court? So Delhi High Court Judge Justice V. Kameshwar Rao. तो क्या है, he has been recommended for the elevation as Chief Justice of Patna High Court. तो याद रखना है, अभी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे? दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे वी कामेश्वर राव, ये याद रखना है. देन जस्टिस रविंद्र वी गुगे हैज बीन फॉर द कैलकाटा हाई कोर्ट. तो कैलकाटा हाई कोर्ट के कौन है? दिस जस्टिस रविंद्र वी गुगे. देन श्री क्या है, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, राइट. एंड अश्वनी कुमार मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. तो याद रखना है चारों के. तो मेक अ टेबल. चल हेल्प यू थोड़ा सा. तो दिस Justice V. Kameshwar Rao is for the Patna High Court, right? Justice Ravindra V. Aguge is for Calcutta High Court के Chief Justice. Then Justice Mahesh Chandra Tripathi for the Bombay High Court and Ashwini Kumar Mishra for the Punjab and Haryana High Court. ये 4 अपॉइंटमेंट्स हुई है, राइट. तो ये आपने याद रखनी है. इनके जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनके नाम याद रखने हैं आपने. ओके, मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज. एंड इसमें 2 एडिटोरियल तो इज रिलेटेड टू जो हमने कल न्यूज करी थी. एक जो है डेटरेंस एग्रीमेंट, कलेक्टिव डेटरेंस एग्रीमेंट हमने कल पढ़ा था. दैट कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव डेटरेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, पढ़ा था किन 3 कंट्रीज के बीच में. तो ट्राइंगल बन गया. तो इट इज 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की. इन 3 कंट्रीज के बीच में ये जो कलेक्टिव डेटरेंस कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, 2 तो इसी से रिलेटेड है, राइट. सो इट इज सेइंग दैट द न्यू सिक्योरिटी ट्रायंगल इमर्जेस विद द मक्का पैक्ट. तो मक्का में हुआ तो इसलिए इसको मक्का पैक्ट बोल रहे हैं. एंड कौन कौन सी कंट्रीज है? पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया और तुर्की है. और इन्होंने क्या बोला है? टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव डिफेंस, कि जैसे नाटो में क्या है, अगर एक मेंबर पे अटैक करो तो माना जाएगा सारे मेंबर्स पे अटैक है. ऐसे ही इसमें मक्का पैक्ट कहता है कि अगर आप इन तीनों में से किसी एक पे अटैक करोगे तो इट वुड बी डीम्ड एज अ अटैक ऑफ ऑन द ऑल द 3 कंट्रीज एंड दे विल कम फॉर देयर कलेक्टिव डिफेंस, राइट. तो अभी इसके ऊपर ऑथर के क्या व्यूज हैं हम वो देखते हैं. So let's see the editorial. थोड़ा सा इसको रीड करते हैं. The
so what the author is saying that the joint defense agreement जो कि साइन हुआ था between Pakistan, Saudi Arabia and Turkey on in Makkah, right, on the 7th of August. So what is this reflecting? This is basically reflecting the anxieties which are coming from the changing environment in West Asia. तो basically क्या है, USA का रोल we seeing is diminishing in the West Asia, and उसी की वजह से क्या anxieties एक develop हो रही हैं, and the regional powers जो जहाँ पे involved है, तो countries which are involved in West Asia basically they are looking forward कि कैसे हम कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स कर सके दूसरे कंट्रीज के साथ. तो ऑनगोइंग वॉर्स है कंटिन्यूसली, यूएसए और ईरान का इशू इज गोइंग ऑन, देन Israel or Hamas are also continuously that issue is also going on. तो because of the environment जो West Asia में security का environment है इस time पे, that is leading to the anxieties, जिसकी वजह से क्या है, countries are what moving toward collective defense or moving toward forming alliances, right? So basically क्या है, अभी they are saying कि ये देखने में तो on paper तो ये अच्छा लग रहा है कि हाँ तीन बड़े जो तीन countries हैं आके एक दूसरे के लिए क्या collective defense के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इट इज सेइंग कि बट ये कितना एग्रीमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा ये देखना, तो तभी अभी क्या है देखना फ्यूचर में इज वी हैव टू सी दिस. एंड दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग की बात कर रहा है ऑथर की, बेसिकली ये इस टाइम पे साइन हुआ है जब ऑलरेडी वेस्ट एशिया इज इन बिटवीन द वॉर्स. तो एक तरफ क्या ईरान और इसराइल का इशू चल रहा है, ईरान यूएसए का इशू चल रहा है, इसराइल हिमास पैलेस्टीन वो सब इशू चल रहा है. तो देयर इज अ ह्यूज डिस्टर्बेंस इन द वेस्ट एशिया, एंड उस टाइम पे आप ऐसी जो सारी जो ट्रीटी साइन करते हो जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करती है, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी ये तो आने वाले दिनों में क्या है पता लग जाएगा. कि अभी फॉर एग्जांपल ये जो ईरान और यूएसए का अभी तो इट्स लाइक लिटिल बिट पॉज पे गया हुआ है, लेकिन अगर फिर से एक्सेलेट हो जाता है तो एक्सकेलेट होने के बाद में क्या है, ईरान इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. अगर ये एक्सकेलेट हुआ तो वो सऊदी अरेबिया में क्या है यूएस के जो बेसिस है उस पर अटैक करेगा ही करेगा. तो उस केस में क्या ये जो कलेक्टिव डिफेंस बनाई है इन्होंने, क्या सऊदी अरेबिया की हेल्प के लिए तुर्की और पाकिस्तान उस टाइम पे आएंगे नहीं आएंगे, इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. तो पेपर पे ऑथर इज सेइंग कि अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ नेटो स्टाइल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, राइट. तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर में ही देख सकते हैं कि कितना ये इफेक्टिव हो सकता है. एज सच इसके इफेक्टिव होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं. ओके, तो सेकेंड एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट द how India's women boxers were the highlight of the Glasgow Commonwealth Games. तो कैसे इंडिया की जो women boxers हैं उन्होंने क्या बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या है, this editorial is talking about that how they have performed well on the podium. So it is saying that India performed well, exceeding expectation and retaining fourth place. तो क्या है कॉमनवेल्थ में, अभी रैंकिंग भी याद कर लेनी है. तो हमारा कौन सा रैंक आया इस साल की कॉमनवेल्थ में, वी आर फोर्थ. तो किस किस के बिहाइंड है, तो पहले तीन भी पता होने चाहिए. फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड इज इंग्लैंड एंड थर्ड इज कैनेडा. And despite a sharp drop in medals from 61 to 39, इंक्लूडिंग 13 गोल्ड 17 सिल्वर. तो ये भी याद रखना कितने गोल्ड है, 13 गोल्ड है, कितने सिल्वर है, 17 सिल्वर है, एंड कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं. ओके, सो द गोल्ड में अगर देखें तो सबसे स्पेक्टेकुलर जो परफॉर्मेंस है ये गोल्ड, जो 13 गोल्ड आए इसमें से 3 जो 7 है वो तो बॉक्सिंग से ही आए. सो द बॉक्सर्स हु हैव वन 7 गोल्ड एंड 3 मेडल 3 सिल्वर्स. तो बॉक्सिंग से आपको टोटल कितने आए हैं याद रखना. तो बॉक्सिंग ने आउट परफॉर्म किया है, 7 + 3 10, 3 आर सिल्वर 7 आर गोल्ड, तो 10 मेडल्स तो बॉक्सिंग से ही आ गए, राइट. सो इंडिया की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई है, राइट. Propelled by the determination and hard work, 5 women boxers, Sakshi Chaudhary, Preeti Pawar, Jasmine, Priya and Arundhati Chaudhary, and 2 men, Sachin and Ankush, ensured India's best ever showing of 10 medals, right. So basically here it is talking about how India's boxing has outperformed in the
दिस थिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आप इसको रीड कर सकते हो, और इंडिविजुअल प्लेयर्स किस किस प्लेयर ने, विच प्लेयर हैज वन विच मेडल, तो आप उसका चार्ट बना सकते हो। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से आप उसको क्या है रीड करके यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो यू शुड रीड दिस पोडियम फिनिश वाला एडिटोरियल एंड मेक द नोट्स फ्रॉम दिस थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। Okay. This is also editorial which is talking about the and it is saying the cost of unconditional cash transfer। तो जो इंडिया में ये जो भी नया चल रहा है सिस्टम की, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करने एज ए विनिंग स्ट्रेटजी टू द इलेक्शन। तो क्या है, जैसे गोवा में देखो मंथली 1500 रुपीज गवर्नमेंट दे रही है, कर्नाटका में इट इज 2000, सिक्किम में इज 40,000 पर ईयर है ये, तमिलनाडु में, एमपी में, झारखंड, एवरी स्टेट जो है इज गिविंग सम अमाउंट ऑफ व्हाट अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। तो व्हाट आर यू बेसिकली, इसका कॉस्ट क्या है? तो बेसिकली वही ये एडिटोरियल यही बात कर रहा है कि रादर देन गिविंग दिस अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, व्हाट शुड बी द राइट वे, क्योंकि पैसा देने से 1000 1500 किसी को हर महीने दे रहे हो, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो व्हाट शुड अल्टीमेटली गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन, व्हाट द कैपेबिलिटी अप्रोच एज डिस्कस बाय अमर्त्य सेन। तो कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन क्या कहती है कि रादर देन गिविंग मनी टू द पीपल, यू शुड व्हाट बिल्ड अप देयर कैपेबिलिटी सो दैट दे कैन अर्न फॉर देमसेल्फ। तो आप उनके स्किल डेवलपमेंट करिए, आप उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करिए, आप उनकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, आप उनको क्या इतने कैपेबल बनाइए, एम्पावर करिए सो दैट दे कैन अर्न फॉर देमसेल्फ। उनको ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स देना इज नॉट द राइट अप्रोच। तो इंडिया में ये जो कल्चर स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ सालों से अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स का और फ्रीबीज का, फ्रीबीज में क्या गवर्नमेंट आजकल ये चला हुआ है, इतने यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी के, कहीं पे 300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, कहीं पे 500 मिल रहे हैं, कहीं पे 200। तो ये जो कल्चर है ऑफ गिविंग फ्रीबीज एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर इज नॉट, maybe it is a short term, it is a short term way to address the problems. This is not a long term approach. And what should be the long term approach? Long term approach should be the capability approach, jahan pe government should empower the citizen. We should make the demographic dividend, the government should focus on achieving demographic dividend। तो population की capability को क्या है uplift करना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए rather than giving these unconditional cash transfers। तो you can read कि कैसे कैसे कौन सी state कितना दे रही है, and you will realize कि कैसे हर state में ये चल रहा है, और कितना कितना परसेंटेज ऑफ स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है वो ये फ्री की स्कीम बांटने में ही जा रहा है, जिसका कि बहुत अच्छे से कहीं और इस्तेमाल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, स्किल डेवलपमेंट में, लेकिन वो नहीं करना, इजी वे आउट निकालना है। ओके ये भी याद रखना, नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसिलेशन ड्यू टू टाइफून डॉल्फिन। तो क्या है, चाइना इज नाउ सीइंग सफरिंग व्हाट सीइंग द फ्लाइट ऑफ अ टाइफून, एंड उसका नाम याद रखना है टाइफून डॉल्फिन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफून डॉल्फिन ने कौन सी कंट्री को इफेक्ट किया था? तो याद रखना है इट इज इफेक्टिंग द चाइना। ओके
we are going to discuss this news article related to the ports in Gujarat. So Gujarat at crossroads as Pipavav and Mundra port concession their expiry. तो ये क्या न्यूज है, इसको समझते हैं, देन इंडिया के पोर्ट्स के बारे में समझेंगे कि इंडिया में कितने टाइप्स के पोर्ट्स हैं, तो क्या इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं, कुछ कुछ माइनर पोर्ट्स हैं, कितने मेजर पोर्ट्स हैं, एंड हु गवर्न्स द पोर्ट। तो ये सारे जो थोड़े से स्टैटिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द न्यूज की क्यों ये न्यूज में है। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट एंड पीपावा पोर्ट। सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू the policy of concession periods which are going to end up in upcoming months. तो बेसिकली क्या था, जो गुजरात है, एज वी नो गुजरात इज अ कोस्टल स्टेट, तो गुजरात के पास क्या कोस्ट है, तो गुजरात वांटेड टू क्या इकोनॉमिकली इसका बेनिफिट लेना चाहते थे, राइट। तो दे केम अप विद, बट वो गुजरात गवर्नमेंट क्या है, पोर्ट्स में हेवीली इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी। तो वो चाहते थे यहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स बने, लेकिन क्या है, गुजरात गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा भी नहीं लगाना चाहती थी अपना, राइट। तो व्हाट गुजरात गवर्नमेंट डिसाइडेड इन 1997, गुजरात गवर्नमेंट केम अप विद अ पॉलिसी ऑफ बूट पॉलिसी इन द फील्ड ऑफ बूट पॉलिसी फॉर पोर्ट्स, फॉर पोर्ट डेवलपमेंट। तो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए क्या गुजरात गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी को ऑप्ट किया, बूट पॉलिसी। एंड व्हाट इज दिस बूट पॉलिसी, इट स्टैंड्स फॉर बिल्ट, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफर। तो क्या है, बिल्ट, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, दिस इज द बूट पॉलिसी। तो बेसिकली क्या है, गुजरात गवर्नमेंट ने क्या है, साइन किए एग्रीमेंट्स विद प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया अंडर द बूट पॉलिसी। तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, प्राइवेट कंपनी पोर्ट बनाएगी, खुद से पोर्ट बनाएगी, खुद का पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो प्राइवेट कंपनी इज गोइंग टू व्हाट, इन्वेस्ट द मनी, सारी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी की होगी और वो पोर्ट की डेवलपमेंट भी करेगी। देन अल्टीमेटली वो ओन दैट पोर्ट फॉर सम टाइम एंड ऑपरेट इट। तो जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है, उसमें थ्रू ऑपरेशंस क्या है, बाय रनिंग दैट पोर्ट वो उसको रिकवर करेगी। एंड अल्टीमेटली जब जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट पोर्ट वुड बी अगेन ट्रांसफर बैक टू द गवर्नमेंट। So are you understanding what is boot policy? तो boot policy basically क्या है? It is a PPP model, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। अलग अलग वे से क्या है, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनीज है वो डील करती हैं आपस में। उसमें एक वन टाइप है बूट। एंड व्हाट इज दिस बूट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी कौन करेगा, मनी भी किसकी होगी, प्राइवेट कंपनी की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कौन बिल्ड करेगा, प्राइवेट कंपनी करेगी, उसको बाद में चलाएगा भी कौन, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट भी कौन करेगा, प्राइवेट कंपनी ही करेगी। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये कुछ ईयर्स के लिए साइन हुआ होगा। तो जैसे इस केस में ये 30 ईयर्स के लिए साइन हुआ था, राइट। तो 1998 से साइन हुआ था, तो 2028 में ये खत्म हो जाएगा ना। तो दैट इज व्हाई दिस इज इन न्यूज की ये जो 30 इयर्स का एग्रीमेंट साइन हुआ था, बूट एग्रीमेंट बिटवीन द प्राइवेट कंपनीज एंड द गुजरात गवर्नमेंट इन केस ऑफ पीपावाव पोर्ट एंड मुंद्रा पोर्ट। तो ये क्या है, टाइम पीरियड एंड होने वाला है। तो अभी अल्टीमेटली क्या है, और जैसे ये 30 इयर्स का पीरियड एंड हो रहा है, तो क्या है, गवर्नमेंट को क्या है, प्राइवेट कंपनी को क्या है, इसको ट्रांसफर बैक करना पड़ेगा टू गवर्नमेंट, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस थिंग इज इन न्यूज कि अब गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या ये एक कंसेशन पीरियड को एक्सटेंड करेगी, इज इट गोइंग टू एक्सटेंड इट, और क्या ये एग्रीमेंट जो पहले साइन हुए थे अभी 30 इयर्स कंप्लीट होने के बाद एंड हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, बिकॉज देयर इज अ डायलेमा कि क्या होगा, तो उसी की वजह से क्या है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं अब इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, राइट। तो इट इज यहाँ पे इफ यू कैन सी देयर इज अ पॉइंट मेंशन्ड आल्सो वेयर वी सी कि the company is ready to what
साइन अस पीपा वाव के केस में वो 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दे रेडी टू साइन द गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट डूइंग सो बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि अभी ये जो कंसेशन पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, वो एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं। तो उसी के बेसिस पे दिस थिंग इज इन न्यूज की क्या होगा, कि वेदर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्सटेंड दिस पीरियड और नॉट, राइट। तो अभी क्या गवर्नमेंट भी सोच रहे, बिकॉज इसमें क्या है, अगर अल्टीमेटली फर्दर एक्सटेंड करते तो उसमें कुछ इश्यूज भी रहते हैं। तो पहली बात तो उसमें क्या है कि नए बिडर्स नहीं आ पाते, तो बेटर प्लान्स भी आ सकते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को बेटर ऑफर्स भी मिल सकते हैं अगर वो दोबारा से बिडिंग स्टार्ट कराए, राइट। लेकिन अगर आप पुराने को कंटिन्यू करोगे तो वो आपका वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये भी कि कंपटीशन भी कम होता है अगर आप बिडिंग नहीं करते हो, राइट। तो उसी की वजह से क्या है, गवर्नमेंट इज थिंकिंग ओवर दिस थिंग। तो वी कैन सी इन द अपकमिंग डेज की गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो व्हेन गुजरात ओपनड इट कोर्स टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन लेट 90s, it made them a straightforward proposal: build world class ports, operate them for 30 years, help transform the state, एंड देन आफ्टर 30 years क्या है, उसको रिटर्न बैक, ट्रांसफर बैक टू द गवर्नमेंट। सो ये जो फर्स्ट जो इसके अंडर जो प्रोजेक्ट साइन हुए थे पीपावाव और मुंद्रा के पोर्ट से, तो उनका क्या है, ये जो 30 years का पीरियड है, दिस इज कमिंग नियर टू द एंड। So that is why this thing in news. So over the period of time we will see कि what the government decides, but right now अभी हमारे पास इतना ही information है, right? Then there is a new news related to China's typhoon dolphin. तो अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक चीज और याद रखनी है, few weeks before पहले क्या था, टाइफून नॉल आया था, राइट, एंड दिस ऑल्सो इफेक्टेड चाइना, एंड नाउ इट इज व्हाट, टाइफून डॉल्फिन। तो दोनों का याद रखना, बोथ दीज हैव आर व्हाट इफेक्टिंग द दिस चाइना, दोनों का याद रखना नाम। देन दिस इज रिलेटेड टू यूएसए के बारे में थोड़ा सा। तो कल परसों ही क्या, यूएसए ने सोशल यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था कि ये जो सारी न्यूज आ रही है कि देयर इज एम्यूनेशन शॉर्टेज आ रही है यूएसए के पास और मिसाइल्स कम हो रहे हैं, तो वो सब झूठ है। वी हैव व्हाट, हमारे पास मैसिव अमाउंट्स हैं अभी भी। तो वो अभी ये जो सारी चीज उन्होंने बोली थी उसके रिलेटेड अभी पेंटागन का जो उनका जो बेसिकली डिफेंस ऑर्गन है, बेसिकली पेंटागन पुशिंग फॉर फास्टर वेपन प्रोडक्शन amid the stockpile shortage. So they are telling कि हाँ there is stockpile, जो stockpile है वो कम हो रहा है because of the ongoing crisis with Iran. तो वहां में बहुत सारा जो एम्यूनेशन है यूज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, देर इज अ शॉर्टेज विच इज बीइंग ऑब्जर्व। तो जो ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स थे वो उनको डिनाई किया है पेंटागन ने, एंड दे आर सेइंग दैट यस दे आर व्हाट गोइंग टू एक्सेलरेट द प्रोडक्शन ऑफ द वेपन्स, कि जो डिमिनिश हुआ है स्टॉक पाइल उसको फिर से रिकवर कर दिया जाए, राइट। तो ये थोड़ा सा न्यूज में था, ये भी याद रखना है। Okay, then this is a news related to the anniversary of the bombings which took place during the World War II. तो याद रखना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब थी, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज फ्रॉम 1939 टू 1945, एंड इसमें क्या है, यूएसए ने एटम बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे जापान के दो प्लेसेस पे, जापान की दो सिटीज पे। क्या नाम था उसका, हिरोशिमा एंड नागासाकी। एंड क्या है उनकी, क्या है अभी क्या है, दिस वाज द उनकी बॉम्बिंग एनिवर्सरी थी, तो जिसकी वजह से दिस वाज इन न्यूज, तो याद रखना है। तो दिस वाज इन न्यूज, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है, राइट। So this was all from today's newspaper. I hope you like this session. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section. Let's meet tomorrow for this discussion of the next day newspaper. Thank you so much, students. Have a great day.